एक अच्छी खबर है कि एफबीआर ने जो इनकम टैक्स रिटर्न 2025 का फॉर्म है वो अवेलेबल कर दिया है। जो आयरस की वेबसाइट है वहाँ पे अभी अवेलेबल है। उसमें क्या तब्दीलियाँ की गई हैं, क्या हमने अभी करंट एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू लिखनी है, बाद में क्या दोबारा ये फॉर्म चेंज किया जाएगा, और कब तक हमने रिटर्न फाइल करनी है, क्या हम अभी रिटर्न फाइल करें या वेट करें, पास्ट का एक्सपीरियंस क्या है इसके ऊपर, जब भी कभी तब्दीलियाँ आती हैं तो एफबीआर बाद में क्या कर सकता है। आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें आप वही महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसे आप आयरस ओपन करेंगे तो अभी आपको जो रिटर्न का फॉर्म है यहाँ पे अवेलेबल होगा। मैं आपके सामने यहाँ पे जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मेंशन कीजिए। मेरे पास चूंकि वो मास्टर यूजर है तो जो जितने भी दूसरे क्लाइंट्स हैं उनका यूजर नेम भी होता है, इस वजह से पूछ रहा है। लेकिन अगर आप अपनी रिटर्न में क्लिक करेंगे तो ये फौरी फॉर्म वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। अभी मैं हम इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप वहाँ पे आईडी का नंबर मेंशन करेंगे, या आप अगर एक ही इंडिविजुअल हैं तो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स ईयर 2025 का फॉर्म है। इसमें अब क्या तब्दीलियाँ की गई हैं? वैसे सारी चीज़ें तकरीबन सेम है। रिटर्न के हवाले से वेल्थ में कुछ तब्दीलियाँ आई हैं। अगर आप रिटर्न में टैक्स चार्जेबल के सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे अब थोड़ा सा फाइनल जो मिनिमम है इसको थोड़ा सेपरेट किया गया है। पहले ये होता था फाइनल, फिक्स और मिनिमम। अब थोड़ी सी इसमें तब्दीलियाँ की गई हैं। कैपिटल एसेट को जो पहली हमारी इंफॉर्मेशन ये थी, जो कि एफबीआर की तरफ से भी ये था कि इसके अंदर जो ऑटो वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन अभी शायद नहीं आया। इस पे काम करना पड़ता है। जो आईटी की टीम है उनको ऑब्वियसली काफ़ी काम करना पड़ता है, लेकिन शायद नहीं हो सका, लेट हो रहा था। इस वजह से उन्होंने ये फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल कर दिया है और विदाउट वैल्यूएशन किया है। और इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे बाद में कि यहाँ पे अब आपने 7E का जो फॉर्म है कैसे रिपोर्ट करना है। अभी हम ये देख रहे हैं कि इसमें तब्दीलियाँ क्या क्या आई हैं। उसके बाद आप जाते हैं वेल्थ में। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो इन्होंने ड्राफ्ट फॉर्म भेजा था वहां पे मैं ये कहा था कि भाई हम एस्टिमेटेड वैल्यू भी लिखेंगे अपनी तमाम एसेट्स की। इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशंस हुई, लेटरबाजी हुई। उनको कहा गया कि भाई एक टैक्स पेयर है, वो अपनी गाड़ी की वैल्यू कैसे एस्टिमेटेड लिख सकता है। मैं तो कहूंगा कि मेरी गाड़ी बड़ी महंगी है, या मेरी जो प्रॉपर्टी है बड़ी महंगी है, या जो भी मेरा एसेट है बड़ा महंगा है, तो टैक्स पेयर कैसे लिखेगा। तो गलत इंफॉर्मेशन का, जो इंफॉर्मेशन जिसकी अवेलेबिलिटी ही ठीक नहीं है एफबीआर को, उसका क्या बेनिफिट होगा। तो इनको थोड़ा सा समझ आया और इन्होंने जो है वो पर्सनल एसेट और लाइबिलिटी के केस में तो उसको खत्म कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये सारा फॉर्म वैसे है, लेकिन एक चीज इन्होंने ऐड की। यहाँ पे अब 4 टैब आ गए हैं, पर्सनल एसेट एंड लाइबिलिटी के 2 टैब आ गए हैं। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि या तो इसको आप कोई और नाम दे दें, मतलब पर्सनल एसेट एंड लाइबिलिटी ऑन अदर नेम, इस तरह की कोई वर्डिंग यूज करें। लेकिन ये ऐसे लग रहा है जैसे डुप्लीकेट है। कोई एक्सेल में बंदा काम कर रहा है या किसी जगह पे काम कर रहा है तो डुप्लीकेट आ रहा है। अब टैक्स पेयर इससे कंफ्यूज होंगे, मजीद कंफ्यूज होंगे। जब आप दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको इस तरीके का फॉर्म नजर आएगा जहां पे लिखा होगा एसेट हेल्ड ऑन अदर नेम, जिसमें जो है वो नॉन फाइलर आपका जो है वाइफ आ सकती हैं, डिपेंडेंट आ सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ पे आप देखें तो लिखा हुआ है क्या है कि आप यहाँ पे उनका आईडी कार्ड नंबर मेंशन करेंगे, वहां पे लिखेंगे डिटेल, नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन है, प्रॉपर्टी है, एसेट है, जो भी चीजें हैं वो मेंशन करेंगे उनके नाम पे, जैसे गाड़ी है। वो लिखने के बाद साथ ही आपको ये कहा जाएगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ, मैं कोई यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, एबीसी लिख देता हूँ, ठीक है। और जैसे ही हमने लिखेंगे तो यहाँ पे वो कहता है जी अगर करंट आपने ली है चीज 50 लाख की तो लिखे बताएं एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी है। भाई हम कैसे बता सकते हैं। तो इन्होंने जो तजर्बा किया है वो थोड़े से पोर्शन पे किया है, ज्यादा पोर्शन पे नहीं किया। मतलब आपकी टैक्स रिटर्न सारी पे तजर्बा नहीं किया, थोड़े से पोर्शन पे किया है ताकि हम चेक करें कि टैक्स पेयर का रिस्पॉन्स क्या आता है। अब टैक्स पेयर क्या करता है, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कोई पता नहीं है कि अभी आप जब टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे ना, फॉर एग्जांपल आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपको ये क्या कहता है। पहले हम लेट से सेव करते हैं तो ये कहता है कि जी इनकम टैक्स रिटर्न नोटिफाइड फॉर रिव्यू ओनली, कि अभी तक जो है वो रिव्यू ओनली चल रहा है। पहले तो ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल नहीं था, अब ये कह रहे हैं रिव्यू ओनली है। जो डॉक्यूमेंट इन्होंने पहले इशू किया था वो तकरीबन 7 तारीख को इशू किया था, और 7 दिनों में, जो 7 दिनों के बाद जो है तकरीबन 15 या 16 जुलाई को क्या होगा कि ये फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। अभी ये कह रहे हैं, पहले तो ये फॉर्म ही अवेलेबल नहीं था ना, उसके बाद आप सबमिट करेंगे। 15 तारीख गुजर चुकी है, 30 सितंबर डेडलाइन है। तो टैक्स पेयर के ऑलरेडी अच्छे खासे जो डेज हैं वो ज़ाया हो चुके हैं। तो अभी कुछ केसेस में रिटर्न सबमिट भी हो रही है, नील वगैरह की फाइल कर दें तो कुछ जुगाड़ लग भी रहा है, लेकिन आपने भी फाइल नहीं करनी, बिल्कुल वेट करना है।
क्योंकि इनका कोई पता नहीं है, जब मर्जी कोई तब्दीलियां कर दें। आप अगर पहले रिटर्न फाइल कर देंगे और बाद में तब्दीलियां आ गई तो फिर आपको रिवाइज ही करनी पड़ेगी, और बाज़ जगह पे तो आपको पता ही नहीं चलता कि तब्दीलियां आ गई है, कि एक टैक्स पेयर है रिटर्न फाइल करके रुक जाएगा, उसको क्या पता है कि मैंने बाद में फॉर्म में क्या हुआ है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको याद होगा 2024 की 22 की बात है, 7E का एक सेक्शन इन्होंने ऐड कर दिया जिसपे ये था कि प्रॉपर्टी के ऊपर हर साल आपने टैक्स देना है। इन्होंने तकरीबन 15 या 20 जुलाई के दरमियान एक फॉर्म ऐड कर दिया जिसका नाम था कैपिटल एसेट। तो जिन लोगों ने उस डेट से पहले रिटर्न फाइल कर दी, उनका कैपिटल एसेट का फॉर्म फिल नहीं हुआ। बाद में जब उन्होंने 2022 के बाद प्रॉपर्टी सेल की, तो लैंड का डिपार्टमेंट ने ये कहा कि भाई 7E का या तो टैक्स दे दें 1%, या फिर आप हमें सर्टिफिकेट दे दें। अगर प्रॉपर्टी 2022 से पीछे कोई परचेज आपने की हुई थी तो आपने 2022 का सर्टिफिकेट भी देना था, 2023 का भी देना था, 2024 का भी देना था, और अगर आप कहीं 25 में बेच रहे हैं तो आपने 3 सालों के सर्टिफिकेट देने थे। मतलब अगर प्रॉपर्टी, क्योंकि ये रूल जो था 2022 में आया था, तो अगर प्रॉपर्टी 2022 से या उससे पुरानी प्रॉपर्टी थी तो सारे सालों का, जो डिफरेंट सोसाइटी हैं जैसे बैरिया है, डीएचए है, ये तमाम सालों के सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट लेते थे आपसे। कुछ जगह पे वो सिर्फ 1 साल का सर्टिफिकेट लेते थे करंट पीरियड का, लेकिन कुछ जगह पे वो कहते हैं अगर प्रॉपर्टी पुरानी है तो आपने 3 सालों का सर्टिफिकेट देना है। अब जिन टैक्स पेयर्स ने रिटर्न फाइल कर दी थी वो बेचारे अब देख रहे थे हम क्या करें, उनको टैक्स पे करना पड़ा। बेशुमार केसेस आए हैं जहां पे उनको टैक्स पे करना पड़ा, या उन्होंने रिटर्न की रिवीजन ली अप्रूवल के बाद। तो ये एफबीआर इस तरह करता है। आपको मैं सिंपल से इसका मैं अगर लॉजिक बताऊं तो वो ये है कि इन्होंने ड्राफ्ट फॉर्म में यहाँ पे भी मार्केट वैल्यू की बात की, एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू की, लेकिन अभी नहीं आ रही। अभी अगर आप देखें तो वहां पे अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसके बैकएंड पे कुछ अभी जो है अभी भी काम हो रहा है, जो कि शायद आने वाले दिनों में हमें नजर आ जाएगा। अभी तो आप जब क्लिक करेंगे तो वो कहता है नहीं जी आप सिर्फ रिव्यू कर सकते हैं, फाइल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ केसेस में फाइल भी होती हैं। बार बार इसको क्लिक करेंगे फाइल हो जाती है, क्योंकि सिस्टम इनका इतना स्ट्रांग नहीं है। तो आपने ये गलती नहीं करनी, टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी। अभी आपने इसको वेट करना है। इसमें जो जो चेंजिंग्स आएंगी आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया जाएगा, और ये भी बताएंगे कि आपने एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू में क्या लिखना है, या जो कैलकुलेट करनी है किस तरह करनी है, सोर्स क्या है, इसके ऊपर एफबीआर का क्या बाद में एक्शन हो सकता है, क्या ये रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। इससे रेलिवेंट कोई भी आपके पास सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एक चीज मैं यहाँ पे बताता चलूं कि ये जो नया टैब ऐड किया गया है एसेट हेल्ड ऑन अदर नेम, इसको बड़ा केयरफुली आपने फाइल करना है। ये चीजें भी मॉनिटर होंगी, इसकी बेसिस पे ही बाद में जो है वो हाई रिस्क प्रोफाइल का एक कॉन्सेप्ट आया है। तो अगर आप फाइनेंस एक्ट देखें तो वहाँ पे इमीडिएट फैमिली मेंबर का एक कॉन्सेप्ट था कि अगर आपने बीवी बच्चों के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो उसका एक प्रोसेस दिया गया है। बाद में कभी एक्सप्लेन करूंगा जब ये फॉर्म जो है वो प्रॉपर अपडेट हो जाएगा। तो ये एक रिस्क होगा कि ये नहीं है कि आप सिंपल इसमें चीज़ें पुट करते जाएं। ये क्वेश्चन होगा बाद में कि चीज़ें कहाँ से आई हैं, कैसे आप रिपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा ये नॉर्मली ये होता है कि आप जो है पैसे आपके अकाउंट में होते हैं, आप प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे या बच्चों के नाम पे ले लेते हैं और बाद में उसको रिपोर्ट करते हैं, या उनकी टैक्स रिटर्न में वो सेपरेट रिपोर्ट हो जाते हैं। तो अब ये नथी करके कंबाइन करके सारी चीज़ों को देखा जाएगा कि एक बंदा है, उसकी फैमिली और उनको मिला के उसका रिस्क प्रोफाइल क्या बनता है। मतलब ये है कि तमाम चीज़ों को जमा करने के बाद उनका जो टैक्स रिटर्न का प्रोफाइल है वो क्या बनेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाद में मैं इसके ऊपर जैसे ही कोई मजीद इंफॉर्मेशन आती है तो आपको गाइड किया जाएगा कि हमने ये कैसे फाइल करना है। जल्दबाजी में आपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी। टैक्स रिटर्न की ही बेसिस पे बाद में नोटिस आते हैं, जो डाटा आप दे रहे होते हैं उसकी बेस पे। तो लिहाजा इसको केयरफुली मॉनिटर करें। आने वाले लेक्चर्स में आपको बताया भी जाएगा, जैसे जैसे कोई अपडेट आएगी डिस्कस भी हम करेंगे, एक दूसरे से हम सीखेंगे कि जो नई चीज़ आई है इसको किस तरीके से फाइल किया जाए। बहुत शुक्रिया।